बड़ी खबर है, बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट और यकीनन जब फ्लाइट आएगी उम्मीद की जा रही है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है एयर इंडिया की ओर से। ये जो ताजा अपडेट है वो लिखा गया है, एयर इंडिया विल ऑपरेट इट्स इवनिंग फ्लाइट। देखिए पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि दिल्ली ढाका और फ्लाइट नंबर ये है AI 237238। ये जो फ्लाइट है ये दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 5 अगस्त से पहले बुक टिकट रीशेड्यूल करने की छूट भी इसमें दे दी गई है। तो कम से कम ये एक राहत की बात है दिल्ली से ढाका और ढाका से दिल्ली की ये फ्लाइट होगी। जो लोग जाना चाहते होंगे, जो लोग आना चाहते होंगे, उनके लिए कम से कम ये एयर इंडिया की इस खबर ने एक राहत पहुंचाई है, क्योंकि यकीनन उड़ानें रद्द होने की वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए थे उनके सामने भी तमाम तरह के संकट थे। 5 अगस्त से पहले बुक जितने भी टिकट हैं रीशेड्यूल करने की छूट दे दी गई है। बांग्लादेश से आ जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नीचे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकायदा नंबर भी दिया गया है 01169329333 और एक दूसरा नंबर भी है, आप इसको देख लें। और अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं ढाका से इंडिया, इंडिया से ढाका, तो फिर एयर इंडिया ने इसके लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त कर दिया है जो अब टेक ऑफ करेगी, उड़ानें भरेगी। लेकिन मेजर जनरल AK सिवाजी सीधे आपके पास आते हुए, माना जा रहा था शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी और फिर देश एक अलग तरीके से आगे अपनी राह तय करेगा। लेकिन उसके बावजूद लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं, जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, वहां पर हिंसा आगजनी की तस्वीरें ये क्या बताती हैं? अभी मौजूदा जो हालात हैं वो क्या इशारा करते हैं और हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती इसी के साथ? वेरी क्लियर। देखो चित्रा, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती और ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं हुई। ये ऑर्केस्ट्रेटेड थी, जमाते इस्लामी और ISI ने मिलकर कराया है। और जमाते इस्लामी में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1971 की लड़ाई में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था और यही नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तान का हरदम ये साथ देते रहे और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है इनके पास। और इसी प्रकार से ISI ने बहुत पैसा खर्च किया है, कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ लगता है। जिस प्रकार से अभी जो सिचुएशन हो रही है बांग्लादेश में, भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। उसकी 3-4 चीजें हैं। एक तो चित्रा, वहां पर जो भारतीय हैं वो तो हैं ही, 10 से 12 हजार रह गए। जो हिंदूज हैं, जो कि किसी जमाने में 23% होते थे 1947 में, वो 1971 तक 14 रह गया, अभी 7% है। जब उनके घर रात को जलाए गए हैं, वो अगर आप देखें, कल बहुत ज्यादा वायलेंस उनके अगेंस्ट हुआ है, मंदिरों को तोड़ा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर 5 से 7 जेलों में से जो रेडिकलाइज टेररिस्ट हैं वो भी छूट के भाग गए हैं और वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है वो इतना फेंस नहीं है, वो अभी भी काफी पोरस है और उसके भी भारत में आने चांसेस हैं। रोहिंग्या भी भारत की तरफ आ सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी फिक्र की बात है, जो एंटी सेंटीमेंट थे शेख हसीना के, अगर वो भारत में ज्यादा देर शेख हसीना रहती है तो वो एंटी इंडिया में बदल सकते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फूक फूक के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया आउट और एंटी इंडिया सेंटीमेंट पहले भी थे मगर वो अब बड़े हैं। इसके कारण भारत को जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ तो रिलेशन रखने, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते वहां गवर्नमेंट कौन बनेगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। ये सोचना है कि जो 15 साल के अंदर आपके एक प्रकार से रिश्तों में बहुत ज्यादा गर्मी आई है, आपकी जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आपका जो इकोनॉमी बहुत दोनों देश की जुड़ी है आपस में, वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उनके ऊपर रोक लिया जाए। जो रेडिकलाइजेशन है स्पेशली जमाते इस्लामी वगैरह, उसके अंदर कि ये ना हो वो भारत की तरफ आने की कोशिश करे। रोहिंग्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या है रखाइन प्रोविंस से कॉक्स बाजार में। अब जब स्थिति इतनी नाजुक है, वो पहले ही ISI उनको रेडिकलाइज कर चुकी है, वो भी सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा चित्रा, बहुत ही नाजुक स्थिति है और हमें फूक फूक के चलना है। हमारा रिलेशन शेख हसीना से भी बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन मौजूदा वक्त में शेख हसीना के साथ अलग रिश्ते और एक मुल्क बांग्लादेश के साथ
अलग रिश्ते यहां पर हिंदुस्तान को तय करना है। संकट बड़ा है क्योंकि शेख हसीना ने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है, हमेशा अच्छे संबंधों की वकालत उनकी ओर से की गई, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना कितनी बड़ी चुनौती। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन जीडी बख्शी साहब, ये जो हालात अभी बांग्लादेश के भीतर है, शेख हसीना इंडिया में है लेकिन वहां पर हालात संभलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने कल कहा था कि शेख हसीना अगर शरण मांगती है हिंदुस्तान में तो उनको दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे में क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ सकता है बांग्लादेश के भीतर अगर शेख हसीना यहां पर रहती हैं या ज्यादा दिनों के लिए भी रुक जाती हैं तो? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, दिस इज मैदान 2.0। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था, उसने वहां विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ बात करी थी, और विक्टोरिया न्यूलैंड आप जानते हैं कि वो आर्किटेक्ट हैं मैदान कू में जो यूक्रेन के अंदर हुआ था, बिल्कुल वही छाप है। इसको तो सद्दाम हुसैन की छाप देने की कोशिश की गई है, जिस तरह अमेरिकी सेनाओं ने वहां सद्दाम हुसैन का स्टैच्यू टॉपल किया था। आपने देखा किस तरह ये इनके जो छोकरे थे वो वहां लग के हैमर हथौड़ी लेके मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने फिर बुलडोजर लगा के उसको डाउन करने की कोशिश की है। ये पूरा स्क्रिप्टेड वॉशिंगटन में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सन 2016 में पाकिस्तान की ISI बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक से लंदन में मिली थी। अगले साल वो उसको सऊदी अरेबिया में मिली थी। इस्लामिक छात्र संघ का इसने पैसा लगाया है, और पूरे ये जो जमायते इस्लामी का इस्तेमाल करके ये वहां पे उन्होंने ये कू किया है बांग्लादेश के बरखिलाफ। खुद तो पाकिस्तान फटीचर मुल्क है, इनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। बांग्लादेश इनसे कहीं अच्छा कर रहा था इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिसेस के अंदर। अब ये जो है वहां की ISI वहां भी जिहादी कोलैप्स लाना चाहती है, वहां भी चाहती है कि इकोनॉमी भूलकर वो सड़कों पे आके उपद्रव करें, एनार्की करें, गदर करें, टोटल सत्यानाश कर दें जो कुछ बेचारी हसीना वाजिद ने वहां पे हासिल किया था। हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि हमको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको खा जाएगा ये जो नई सरकार वहां आने वाली है। हसीना वाजिद ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, बिल्कुल वो जहां रहना चाहती हैं वो दें, लेकिन भारत भी ड्यूटी बद्ध है कि हम उनको ऐसे उठा के पटके ना कि तू कौन मैं कौन, अब आप सत्ता में नहीं तो ऐसा थोड़ी ना एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर वो सूट करता है उनको और औरों को तो वो जा सकती हैं, चाहे लंदन चाहे फिनलैंड, लेकिन जिन लोगों ने ये कू करवाया है, लंदन में सारी मीटिंग्स हुई थी, वो थोड़ी ना उनको असाइलम देने को राजी होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम उनको बिल्कुल उनका भी बहिष्कार कर दें? वो टॉक्सिक हो गई है अब हमारे लिए। जी नहीं, हमको वी शुड स्टैंड बाय हर। ये बड़ी बात आपकी ओर से लोगों को कही जा रही है, ना पसंद लेकिन मोहम्मद यूनुस जिनके हाथ में मौजूदा वक्त में कह सकते हैं कि जिस तरह की ताकत उनकी सौंपी गई है, और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी संगठन है, किस तरह का तालमेल इन दोनों के बीच आप देखेंगे? क्योंकि लगातार कट्टरपंथी ताकतें वहां पर मजबूत होती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मैत्रीपूर्ण संबंध वहां पर जो भी सरकार आती है, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे चुनाव हो, चाहे मौजूदा वक्त में जिस भी तरह से आर्मी के हस्तक्षेप के बाद वहां पर सरकार का गठन हो, भारत कैसे संबंध उनके साथ स्थापित करेगा? ये सवाल मेरे से जी है? बिल्कुल जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस साहब डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के चहेते हैं अमेरिका में। हिलरी क्लिंटन के टाइम से वो बहुत क्लोज रहे हैं अमेरिका को, और अब उनको जो है छात्र संघ वगैरह वो चाहते हैं कि वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने। ये इनके चुनाव से ही साफ विदित है कि अमेरिका का कितना हाथ इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी सरकार बांग्लादेश में आती है वो भारत के इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। नंबर एक, इकोनॉमिकली उनको बहुत फायदा हमसे है। दे विल हैव टू डिपेंड अपॉन अस फॉर ऑल दैट हेल्प दैट वी वर गिविंग अर्लियर।
हम भी चाहते हैं कि वहां पे अराजकता ना फैले, वहां पे शांति बहाल होए, लेकिन देखिए ये सब बहानेबाजी थी। कहा गया कि ये तो रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुक्ति जोदास की रिजर्वेशन 30% से 5% कर दी। क्या वो जुनून खत्म हुआ, हजूम खत्म हुआ? नहीं, वो तो इनको हटाना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे और बहाना ढूंढ लिया है साहब, और उनको बेचारी को हटा के छोड़ा है। खैर ये आज की बात है, कल क्या होता है कौन जानता है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन एक और सवाल एक और सवाल ये है, मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं बांग्लादेश की लड़ाई बेटा लड़ चुका हूं। मैंने देखा है मुक्ति जोदास ने कितना सैक्रिफाइस किया, खून की उन्होंने कुर्बानी दी अपने देश को जेनोसाइड और मास रेप से बचाने के लिए। उनके खिलाफ इतना आक्रोश, और वहां के जो क्विसलिंग्स थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ लिया था, वो तबका के इन दोनों के बीच में टसल रही है। देयर हैज बीन अ शार्प पोलराइजेशन between the Mukti Jodha, group of people, the patriots, and those army officers who had stayed back in Pakistan, Bangladesh army के जियाउल हक और इरशाद, मोहम्मद इरशाद उसी तबके के हैं। उन्होंने आके कू किए और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया। और अब जब वो डायरेक्ट कू तो नहीं है, इस बार वो बांग्लादेश की आर्मी ने इंटरवीन किया है। बिल्कुल पाकिस्तान का मॉडल है कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट को चुन के इंटरिम सरकार रखी जाए और फिर जो है वो अपना बैक डोर से वो लोग अपना राज चलाएं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है जेडी बख्शी साहब, चूंकि 1971 की लड़ाई में आपका बड़ा रोल रहा है। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं संक्षेप में आपसे आंसर चाहूंगी। आप उस समय और मौजूदा वक्त में किस तरह का फर्क पाते हैं आप? मुजिबुर रहमान, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा उसी बांग्लादेश ने दिया, आज वहीं पर जब उनके स्टैच्यू पर चढ़कर मूर्ति तोड़ी जाती है, उसको गिराने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की जाती हैं, तो ये तस्वीरें कितनी विचलित करती हैं। मैं चाहूंगी लड़ाई के दौरान का तजुर्बा भी आप बताइए। 1971 में क्या देखा था, किस तरह से आप लोग फ्रंट फुट पर थे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 1971 में जो लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान था, जिसको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, याया खान ने उसको लेट लूज किया था इसी ढाका में। उसने यूनिवर्सिटी पे जो कत्लो गारत किया और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में कत्लो गारत किया। मैं बताना चाहता हूं 1 मिलियन विमेन वर रेप्ड, 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 10 मिलियन बांग्लादेशीज को उन्होंने धकेल के भारतवर्ष के अंदर रिफ्यूजीज बना के भेज दिया। उस वक्त ये मुक्ति बाहिनी तकरीबन 8 महीने अकेले पाकिस्तान की फौज से लड़ी थी। उन्होंने उनके नाक में दम कर दिया था, ठीक है, थका दिया था उनको। और फिर जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया कि उसने जो है 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर अटैक्स किए हमारी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स के अंदर, मात्र 13 दिन के अंदर हमारी फौजें, हिंदुस्तान की फौजें मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट से पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान में 550 किलोमीटर अंदर ढाका की राजधानी पहुंच चुकी थी। तिरंगा झंडा फहराया था, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। टूट गई थी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। लोग कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अरे साहब, हमने बॉर्डर ही बदल दिया था मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट से। आज वो जो है, जैसे कि शेख हसीना ने कहा तो लोग बड़े नाराज हो गए कि वो रजाकार जिन्होंने हेल्प किया पाकिस्तान की फौज को, लाला के औरतें दी वहां से, ठीक है, वो आज वहां पे अपना ढंका जमा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है बांग्लादेश के लिए, उनके मुक्ति जोधास के लिए, जिनको हमने लड़ते देखा है इतनी बहादुरी से, इतनी हिम्मत और शुजात से। ये पाकिस्तान वहां पे वापस आना चाहता है कि जैसे उसका कोलैप्स हुआ इकोनॉमिक, वो बांग्लादेश से भी जल रहा है कि ये आगे कैसे निकल गए हमसे। वो वहां पे जिहादी कोलैप्स लाना चाह रहे हैं और वो ला दिए हैं। आप देख रहे हैं कि कोई वहां पे एनार्की फैल गई है बांग्लादेश में, कोई अब उसका रोकने वाला नहीं है इस एनार्की को, क्योंकि फौज को बोला गया है कि साहब आप फायर मत करें, आप स्थिति को नियंत्रण में अपने आप आ जाएगी।
मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से अपने आप आएगी। बांग्लादेश की फौज को अब एसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जीडी बख्शी जी। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। यकीनन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं वो कतई ठीक नहीं है।